जो शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, उस गोरखपुर में कुछ पशु तस्करों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया। 19 साल का दीपक गोरखपुर में गौ तस्करों को रोकने के लिए उनसे भिड़ गया, लेकिन अजब हुसैन का नाम गौ तस्कर और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गोरखपुर सुलग उठा, गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई, हंगामा होने लगा। अजब हुसैन तो पुलिस के शिकंजे में आ गया है, लेकिन उसके साथी अब भी फरार हैं। अब दीपक के सभी हत्यारों के एनकाउंटर और बुलडोजर इंसाफ की मांग गोरखपुर से उठ रही है। पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसको मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। यहाँ पे मुंह में पिस्टल असला डाल के गोली मार दिया गया। बताइए, उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उन्हें शासन प्रशासन से हो रहा है तो हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग अपने तरीके से निपट लेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, जितने पुलिस है सबको सस्पेंड किया जाए। आधी रात को तोड़फोड़ और आगजनी, दिन निकलने के साथ पुलिस पर पथराव, गुस्से से उबलती महिलाओं की पुलिस से झड़प, तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके की हैं। गुस्से से पागल हो रही भीड़ पुलिस वालों से उलझ रही है। आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। ये सब हुआ है 19 साल के एक छात्र दीपक की हत्या के बाद। नीट की तैयारी कर रहे दीपक को पशु तस्करों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे 2 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे। मवेशियों की चोरी के दौरान शोर मचा तो तस्कर भागने लगे। दीपक नाम का छात्र भाग रहे तस्करों का पीछा करने लगा तो उन्होंने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया। दावा है कि करीब 1 घंटे तक घुमाने के बाद उन्होंने उसकी हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। जब हम लोग हावी हुए तो उसके बाद लगा जो है पिस्टल उस्टल निकाल करके जो है दौड़ाने, हम लोग जो है किसी तरह जो है झाड़ी में छुप गए। उसके बाद मेरा भांजा भागता भागता गया आगे, छोटी रेतवैया गाँव है, वहीं पे ट्रांसफार्मर है, वहीं पे गाड़ी लेके गिर गया। वहीं पे जो है टांग करके उसको लेके गाड़ी में लेके भाग करके जो है मार दिए। छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इलाके के लोग सड़क पर उतर आए। गुस्साई भीड़ ने पशु तस्करों की एक गाड़ी को पकड़ लिया और उसमें तोड़फोड़ कर आग लगा दी। एक पशु तस्कर को भी लोगों ने पकड़ लिया, उसे पीट कर अधमरा कर दिया। इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो गांव वाले भड़क गए। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते पशु तस्कर भागने में कामयाब रहे। यही नहीं, अगर पुलिस वक्त रहते हरकत में आ गई होती तो शायद दीपक की जान बच जाती। हमको इंसाफ चाहिए, जितने पुलिस है सबको सस्पेंड किया जाए, सबको समरवाए पिपराइच थाना पुलिस। वो सब कह रहे हैं जाओ तुम खोजो, बताइए जनता खोजेगा, हमारे बच्चे को हम खोजेंगे। तुम किस लिए हो बताइए, तुम किस लिए हो, तुम किस लिए हो बताइए। पुलिस टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे खोजने कोई नहीं गया। टीम पर टीम बुलाती रही, टीम पर टीम बुलाती रही, लेकिन बच्चे को खोजने कोई वहाँ से नहीं गया। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम जान के बदला जान चाहिए। छात्र की हत्या और पुलिस के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम भी लगा दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस वालों से भीड़ की जोरदार झड़प भी हुई। अभी घटना से जो है ग्रामीण काफी नाराज है और ग्रामीण अभी प्रशासन की बात जो है सुनने को तैयार नहीं। मेरे पीछे आप देखिए, प्रशासन जो है सुरक्षा के तहत जो है यहाँ पे मुस्तैद है और प्रशासन के तरफ से काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार ग्रामीणों से वार्ता किया जा रहा है कि ग्रामीणों को मनाया जा सके, लेकिन ग्रामीण जो है लगातार अपनी मांगों पे अडिग है, वो प्रशासन की सुनने को तैयार नहीं है। मामला सीएम योगी के गृह जनपद का था, लिहाजा सीएम ऑफिस तक बात पहुंचते देर नहीं लगी। सीएम योगी ने अफसरों को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर डीआईजी शिवसिंपी चनप्पा और एसएसपी राजकरण नैयर घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों से बात की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
प्रशासन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सब की पहचान करके उन सब के लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस वारदात के बाद दीपक का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। पढ़ाई में होनहार और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले दीपक पर पूरे घर की उम्मीदें टिकी थीं, लेकिन अब इस घर का दीपक हमेशा के लिए बुझ चुका है। हमें इंसाफ चाहिए जी। जितने लोग मारे थे मेरे लड़के को मार पकड़ के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उन्हें शासन प्रशासन से हो रहा है तो हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग अपने तरीके से निपट देंगे। जिस पशु तस्कर को गांव वालों ने पकड़कर पिटाई की थी, अब वो पुलिस के कब्जे में है। आरोपी का नाम अजब हुसैन बताया जा रहा है, जो कि बिहार के गोपालगंज का निवासी बताया जा रहा है। उसके पास से बरामद मोबाइल के जरिए अब उसके साथियों को ट्रेस करने में पुलिस जुटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पशु तस्कर लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय हैं और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। दीपक की मौत ने इस गुस्से को और भड़का दिया है। अब गांव वाले चाहते भी हैं कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें ऐसी सजा मिले जो एक नजीर बन जाए। नागेंद्र मणि त्रिपाठी और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजब हुसैन पशु तस्कर गैंग का सिर्फ एक चेहरा है। उस गैंग ने दीपक की हत्या करके कानून व्यवस्था को चुनौती दी, गोरखपुर का माहौल बिगाड़ा। बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ दिनों में आप यूपी में गौ तस्करों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन होते देखेंगे। घटना भले पूरब में हुई है, लेकिन इसका असर पश्चिम तक दिखेगा। अगर पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके की गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जिन लोगों ने दीपक को मारा उनका एनकाउंटर होगा। गोरखपुर सुलगाने वालों के घर बुलडोजर चलेगा। दीपक को मारने वाली हुसैन गैंग का पक्का इलाज होगा। जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा ये वही पशु तस्कर अजब हुसैन है, जिसने पिपराइच इलाके में पशुओं की चोरी के दौरान अपना पीछा करने वाले छात्र दीपक की हत्या कर दी थी। अजब हुसैन बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। गोपालगंज में हुसैन की पशु तस्करों की पूरी गैंग है। अजब हुसैन पर पशु तस्करी के कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अजब हुसैन का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। सोमवार की रात पशुओं की चोरी की घटना में नाकाम अजब हुसैन जब अपने साथियों के साथ भाग रहा था, तब वो गांव वालों के हाथ से चढ़ गया। अजब हुसैन को पहले तो गांव वालों ने पकड़कर पीटा और अब वो पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस अजब हुसैन के पास से मिले मोबाइल के जरिए उसके बाकी साथियों को ट्रेस करने में जुटी। पिपराइच में हुए दीपक हत्याकांड में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 पिकअप पर सवार कुल 6 गो तस्कर इस वारदात में शामिल हुए थे। इन गो तस्करों में एक रामपुर, एक संत कबीर नगर और एक सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है। बिहार के गोपालगंज के गो तस्कर गिरोह के 3 सदस्य इस घटना में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोरखपुर के महुआ चापी में हुई घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। 5 टीम कुल अलॉट की गई है। कुल 5 टीमें जो हैं, जो आरोपी हैं, 5 आरोपी कहे जा रहे हैं कि मौके पे 5 आरोपी पहुंचे थे जिन्होंने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी। उसके बाद इन सभी आरोपियों की जो तलाश है वो तेज कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि ये बिहार के, ये 5 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और इन पे कई सारे आपराधिक मामले जो हैं वो पहले से दर्ज हैं। हालांकि पुलिस की जो 5 टीमें हैं, इन 5 आरोपियों को ढूंढने के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और चप्पे चप्पे पे जो पुलिस है वो तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को योगी छोड़ते नहीं हैं और फिर यहाँ तो मामला खुद सीएम योगी के गृह जनपद का ही है। ऐसे में दीपक के हत्यारों का बचना तो नामुमकिन ही है। या तो योगी फोर्स की बुलेट इन पशु तस्करों को उनके अंजाम तक पहुँचा देगी, या फिर योगी का बुलडोजर दीपक के साथ हुई बर्बरता का पूरा हिसाब चुकता करेगा।
प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुगल आक्रांताओं के दिए घाव और उस पर तुष्टीकरण का मरहम लगाकर संभल को सामाजिक कैंसर बना दिया गया। लेकिन सीएम योगी ने संभल की सर्जरी का बीड़ा उठा रखा है। संभल के कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के इलाज के लिए सीएम योगी के सर्जरी प्लान से वहां डबल डर का माहौल है। कट्टरपंथियों का पहला डर योगी का बुलडोजर है, जो अब से 100 घंटे के बाद एक बार फिर संभल में गरजने वाला है। तो वहीं भाईजान का दूसरा डर है यूपी एटीएस, जिसकी नई यूनिट की स्थापना संभल में होने जा रही है। एटीएस का डर किसे सता रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात भूमाफिया भाईजान की करते हैं। अवैध मस्जिद पर लाल निशान, अवैध मदरसे पर लाल निशान, भाईजान के मैरिज हॉल पर लाल निशान। सीएम योगी का बुलडोजर इंसाफ के पहिए पर चलता है और इस बार इंसाफ वाला बुलडोजर संभल के ग्रामीण इलाकों में बने अवैध मस्जिदों की नींव को उखाड़ने निकला है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दरअसल संभल के चप्पे चप्पे पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का अंबार है। शहर से अवैध कब्जे खत्म हो रहे हैं। अब बारी है संभल के ग्रामीण इलाकों की। मुट्ठी भर कट्टरपंथियों ने ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद और मदरसे ही नहीं खोले, बल्कि अंधाधुंध कमाई के लिए सरकारी जमीन पर किले नुमा मैरिज हॉल बना डाला। संभल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 20 सितंबर तक का वक्त दिया है। तहसीलदार के मुताबिक सलेमपुर सालार गांव में भाईजान ने करीब 2.5 बीघे की सरकारी जमीन पर मदरसे और मस्जिद का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से अवैध है। वहीं गांव राया बुजुर्ग में ग्राम समाज की 1.5 बीघा जमीन को कब्जा कर मस्जिद बना दी गई है। ये तालाब और खादगड्ढे के नाम से दर्ज हैं। इन पे वारिस और बिंजार द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए गए थे, मदरसे थे, मस्जिद थे। तो इस पे धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चला और 2/9/25 को इसमें ऑर्डर किया गया है। इनको समय दिया गया है 20 तारीख तक का हटाने के लिए। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करके इसको हटाया जाएगा। संभल में भाईजान की मनमानी का अंत होने वाला है। जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं उन पर इसी तरह के लाल निशान लगाकर अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस दिया गया है। 20 तारीख तक को कहा था उन्होंने। अच्छा, तो हमारा मुकदमा चल रहा था तहसील में। अच्छा, तहसीलदार अब तो ऑर्डर है ना कि 20 तारीख तक आप लोग आए थे यहाँ। कहा था उन्होंने। तो उन्होंने ऑर्डर जब दे दिया तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं खुद से हटाने के लिए कि अब जब बात नहीं बनेगी तो हटानी पड़ेगी और क्या। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने खाली करने की तैयारी कर ली है? जी करेंगे, जब ना होगा मजबूरी में करेंगे। ग्राम समाज की जिस जमीन का फायदा पूरे गांव को मिलना था, उस पर तुष्टीकरण के सहारे भाईजान ने मनमानी वाला मैरिज हॉल बना दिया। और अब जब जिला प्रशासन सरकारी जमीन खाली करने को कह रहा है तो भाईजान मोलभाव कर रहे हैं। 20 तारीख तक खाली कर लेंगे आप लोग? सर खाली करने की बात तो यही तो चल रही है सर कि हम जमीन दे देंगे 20 तारीख में, नहीं हमसे तो 19 में ले लें जमीन। अच्छा। जितनी भी ये जमीन है, इतनी जमीन हमसे कहीं भी कोई से कोने पे गाँव के कितने की भी हो हम लेके दे देंगे। वो इसके अगर ये चाहे तो बल्दे में मतलब इसकी इसी नंबर पर मतलब दूसरे पे बल्दे की जमीन भी दे सकते हैं। हम पे जमीन है, जहाँ पे चाहो जमीन ले लें, कोई से कोने पे भी सर जमीन जी ये चाहते हैं हम। भाईजान को लगा था कि उनके अवैध निर्माण पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन अब सरकारी नोटिस के बाद उन्हें बुलडोजर का खौफ सता रहा है। अतिक्रमणकारी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, बुलडोजर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो खुद ही अतिक्रमण हटा देंगे। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 20 तारीख तक आप लोग या तो खाली कर दें, तोड़ दें, नहीं तो प्रशासन तोड़ देगी। हाँ वो तो कहेंगे तो हम ही खाली कर देंगे, कोई खाली में क्या। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे करने हम तो ऐसे तैयार। आप जैसे करने हम तो ऐसे तैयार। क्या कहा गया आपसे? कहा हम तो तहसीलदार साहब ने बोले भाई हटा दो, मैं साहब हटा देंगे बस। और अच्छा, बस इसी बात कही उन्होंने। हमने भी कोई दूसरी बात नहीं कही, हमने कहा हटा देंगे साहब, बात यही बात है। सीएम योगी का संदेश एकदम साफ है, अगर गलत करोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहो। फिलहाल संभल के भाईजान के पास 100 घंटे का वक्त है।
अगर वक्त रहते इन अवैध इमारतों को खुद ही नहीं गिराया तो बुलडोजर वाला इंसाफ तो होकर रहेगा। 20 सितंबर को यहाँ पर अंतिम रूप से बताया गया है कि 20 तारीख तक आप इस मस्जिद को खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन की तैयारी संभल प्रशासन ने शुरू कर दी है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। 24 नवंबर 2024 का वो दिन था जब संभल ने आखिरी दंगा देखा, क्योंकि योगी के प्रदेश में उनकी फोर्स अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने में देर तो लगाती नहीं है। उसके बाद वहां सत्यव्रत चौकी बनी और अब वहां एटीएस की यूनिट स्थापित होने जा रही है। लेकिन इससे अखिलेश के सांसद जियाउर रहमान बर्क टेंशन में आ गए हैं। एटीएस की स्थापना को वो संभल के मुसलमानों के लिए खतरा बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज जो डेमोक्रेसी को बदलने का प्रयास करेगा उसको स्वयं पलायन करने की मजबूर होना पड़ेगा। संभल के इस्लामीकरण पर योगी आदित्यनाथ के इसी संदेश ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क के जहन में डर की दुगदुगी बजा दी है। तभी तो सवाल उठ रहा है, क्या अखिलेश के जिया एटीएस से डर गए हैं? तभी तो एटीएस का नाम सुनते ही जिया को संभल में ऑल इज वेल दिखने लगा है। एटीएस का कार्यालय खोलने की मेरे ख्याल से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तभी तो संभल में एटीएस यूनिट को मुसलमानों से जोड़ डाला। लगातार उनको टारगेट कर करके पूरी कौम को बदनाम करना ये गलत है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड योगी फोर्स की ये यूनिट आतंकवाद से मुकाबला करती है, आतंकवादी गतिविधियों से निपटती है। एटीएस की एक यूनिट संभल में बनाने का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है, लेकिन एटीएस की स्थापना से पहले ही एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क इसे संभल के मियां भाइयों के लिए खतरा बताने लगे हैं। हमारे संभल के लोगों को, जो यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस कार्यालय की जरूरत है। उनको जरूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की और उद्योग की, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। हाल ही में आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट तो यही बताती है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी पलायन करती गई। अब वहां केवल 15% ही हिंदू बचे हैं। योगी सरकार का यह फैसला संभल की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अखिलेश के जिया को एटीएस मुसलमानों को परेशान करने का एक जरिया दिख रहा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवाद से निपटने की यूनिट एटीएस को जिया और रहमान बर्क इसे मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या बर्क को डर है कि संभल में एटीएस यूनिट की स्थापना संभल के दफन राज को सामने ला देगा? संभल में हिंदुओं से अत्याचार के पुराने सबूत उजागर हो जाएंगे। संभल के मियां भाई के माथे के बल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि संभल के इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है। वहीं स्थानीय हिंदू एटीएस यूनिट बनने से खुश हैं। बहुत जरूरी है, चूंकि टोटल इंसर्जेंसी है, सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर कार्यरत हैं। संभल में एटीएस की जरूरत है, क्योंकि 24 नवंबर की घटना के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से और इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। और जो भी योजनाएं आतंकवाद की गतिविधियां पैदा करती है संभल में, तो एटीएस का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। संभल में एटीएस का दफ्तर तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले भी अभी 24 नवंबर में अभी कांड हुआ है। वहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन अगर सही नहीं होता, अगर होशियार नहीं होता, तो हज़ारों हिंदू यहाँ मारा जाता। वो पहले भी 78 के बल्ले में काफ़ी हिंदू मारा गया, 78 के बल्ले में, 76 के बल्ले में। एटीएस की स्थापना से पहले ही संभल में बवाल मच गया था। अभी इसके स्थायी कार्यालय को शाही जामा मस्जिद के पास बनी सत्यव्रत चौकी में बनाया जा रहा है, लेकिन बाद में इसे शेख खां सराय इलाके में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिस जगह एटीएस का कार्यालय बनेगा उस जमीन को कब्रिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। 3 बीघा की इसी जमीन पर आने वाले दिनों में एटीएस का कार्यालय बनेगा, लेकिन इससे भी सपा सांसद बर्क को तकलीफ है। कब्रिस्तानों को उधेड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। और अगर कहीं कोई चीज़ बननी है सरकारी, तो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह की कमी नहीं है। आप जगह देखें, चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, अच्छी खासी जगह मिलेंगी। योगी का संकल्प है संभल को उसके पुराने अवतार में वापस लाना है। संभल से कट्टरता को मिटाकर वहां सनातनी पहचान वापस लौटाना है। सुनील सिंह, संभल,
जी मीडिया। कई बार आपने ये सुना होगा कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही एक इंसान की पहचान होती है, नाम ही एक समुदाय की पहचान होती है। कई बार नाम से ही किसी एक तबके को उसका असली सम्मान मिल पाता है। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, या ये कहें कि आलीराजपुर में, क्योंकि एक मात्रा ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों को उनका खोया हुआ गौरव लौटा दिया है। लेकिन अली से आली वाला ये फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। कौन है वो लोग? नाम में से अली आउट और आली इन और भाईजान हाथ मलते रह गए। अब उनकी जुबान पर सिर्फ गुस्सा और दिल में टीस बची है। मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर अब आलीराजपुर कहलाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरह मोहन यादव ने भी मुगलिया नामों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन आलीराजपुर नाम भोपाल के भाईजान को रास नहीं आ रहा। मुस्लिम समुदाय हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, दोनों ही प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर देश का विकास कब होगा, या नाम ही बदलते रहेंगे? नाम बदलने से फायदा क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, हम तो कह मुल्क भारत का नाम बदल दो। जो नाम है वो लेंगे, जिंदगी भर लेंगे, हम बदल दे कितना ही बदलना चाहे, इनके बदलने से कुछ नहीं होता। जिस अलीराजपुर को भाईजान अलीराजपुर बता रहे हैं, असल में वो अंग्रेजों की गलती का नतीजा है। दरअसल अलीराजपुर का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के राजपुर में आदिवासी राजाओं का शासन था। यहाँ आली का किला भी मौजूद था, जिस पर आलिया भील राज किया करते थे। बाद में आली दुर्ग के नाम को राजपुर के साथ जोड़कर आलीराजपुर की स्थापना हुई। लेकिन अंग्रेजों की स्पेलिंग मिस्टेक के चलते ब्रिटिश काल में आलीराजपुर अलीराजपुर हो गया। आलीराजपुर को उसकी खोई पहचान वापस मिली तो सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के आदिवासी समाज को हुई। यहाँ की जनता ने समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर सांसद विधायक से लेकर यहाँ के आम जनता ने बहुत ही संघर्ष किया। आज उस संघर्ष का परिणाम निकला है कि अली से अलीराजपुर हो गया है। इससे हमें बहुत खुशी है। उसमें हम प्रशासन और शासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मोहन सरकार ने अलीराजपुर का नाम बदला नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की गलती सुधारी है। स्पेलिंग की एक गलती की वजह से अलीराजपुर दशकों तक अपनी असली पहचान से महरूम रहा। लेकिन जैसे ही मोहन सरकार ने आदिवासियों को उनकी पहचान वापस दिलाई तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगे। आपको तो मुसलमानों से, इस्लाम से, कब्रिस्तान से, हर चीज से तकलीफ है, तो हम कहाँ जीना छोड़ दे? क्या करें बताओ? हर चीज से तकलीफ है आपको। मुसलमानों का जीना दुश्वार है। हाँ बिल्कुल, वो तो टारगेट आपको दिख ही रहा है। टारगेट कौन है? नाम बदलने से देश की क्या आर्थिक व्यवस्था सही हो सकती है? कि नाम बदलने से मुल्क का फायदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो सबके बदल दीजिए, हम लोग के भी नाम बदल दीजिए। आप तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वो काम आप ओरिजिनल नहीं कर रहे हो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आप रोजगार पे ध्यान दो। भाईजान को ना तो इतिहास से मतलब है और ना ही आदिवासियों के सम्मान से। अगर मुगलों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया तो वो उनकी जागीर हो गई। अगर अंग्रेजों ने गलती से अली लिख दिया तो पूरे जिले का पत्ता ही उनके नाम हो गया। इतिहास की गलती को सुधारने वाले मियाँ भाई को बिल्कुल भी कबूल नहीं। अलीराजपुर के मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी के नेता जहां मोहन सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे नाम वाली राजनीति करार दे रही है। हमने तो जो मूल नाम था, मूल नाम को ही प्रचलन में लाने का और सरकारी दस्तावेजों में सुधारीकरण का काम किया है। जिनको दिक्कत थी, जिनने अपना नाम डाला था, अब वो हट गया है, उनके पेट में दर्द है तो वो दवा खाएं। हमें देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ नाम की राजनीति करना चाहते हैं, काम की राजनीति नहीं करना चाहते। काम की बात करो तो इनकी जबान में कोई शब्द नहीं आता है, और जहां नाम की राजनीति आ जाती है कि हम ये फलाने का नाम बदल रहे हैं, इसका नाम बदल रहे हैं, और किसी को पेट में दर्द होता रहे। किसी को दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है जनता को। इससे पहले भी मोहन यादव ने उज्जैन में कई मोहल्लों और गांवों को मुगलिया नाम से मुक्ति दिलाई थी। अब उसी कड़ी में अलीराजपुर का नंबर आया है। ऐसा लग रहा है कि मोहन सरकार की मुहिम यहां पर रुकने वाली नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जिस तरह प्रभु श्री राम ने अयोध्या को विकास पथ पर आगे बढ़ाया है, ठीक उसी तरह अब गाजियाबाद का उद्धार भी श्री राम करने जा रहे हैं।
दरअसल गाजियाबाद का एक इलाका ऐसा भी था जिसे रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपराध का अड्डा बना दिया था, लेकिन अब श्री राम की कृपा से वहां आस्था का मेला लगने जा रहा है। ये सेना की 161 एकड़ जमीन, जिस पर लंबे समय से रोहिंग्याओं और भूमाफियाओं ने कब्जा जमा रखा था। आए दिन इस इलाके में चोरी, लूट, नशाखोरी और मारपीट जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय के एक्शन के बाद इस जगह की तस्वीर ही बदल गई। रोहिंग्या घुसपैठियों ने जमीन को खाली कराने के बाद आज यहाँ आस्था और संस्कृति का मेला है। आने वाले दशहरे की तैयारियां हैं और रामलीला के मंचन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर हजारों झुग्गियां बस गई थी, जिसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी ज्यादा संख्या में थे और यहाँ का क्राइम इतना बढ़ गया था। हम लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, मैंने और सांसद जी ने। उन्होंने गंभीरता को समझते हुए तुरंत निर्देश दिए और ये झुग्गियां खाली हुई, जिसमें से उन्होंने देखा तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या बहुत थे। उन्होंने इससे पहले इनको नोटिस दिया, उसके बाद हटाया उन लोगों को। जो इन लोगों को स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ है। जहां एक और मेले की तैयारी है, वहीं रक्षा मंत्रालय और वन विभाग की कोशिशों से इस मैदान पर प्रकृति की हरी चादर बिछ गई, जिसे देखकर यहाँ के लोगों में खुशी है। हमारी संस्कृति को, हमारे आने वाली जनरेशंस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रामलीला के बारे में पता चलेगा, हम उस सबको अपने जो राम से जुड़ी हुई भावनाएं हैं उनको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनको पूरी तरीके से निर्भर हैं कि हम भाई हमारी जो जनरेशन है, हम उन लोगों पे निर्भर हैं कि हमारी जनरेशन को वहाँ से प्रेरणा मिले, तो वो पूरी प्रेरणा मिलेगी। तो हम इस निर्णय से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हैं। ये वही जगह जहां झुग्गियों में छिपे रोहिंग्या आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद फरार हो जाया करते थे, लेकिन आज यहाँ राम नाम के जयकारे हैं। राम के जीवन की रसधार है, जिसे सुनकर यहाँ रहने वालों के चेहरे खिले। बहुत बड़ा पायलट इनको दे दिया है रामलीला वालों को, और यहाँ कम से कम ये आजकल की छोटी छोटी जनरेशन है, उनको पता लगती है कि रामलीला से क्या सीख मिलती है। बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, और इसी की वजह से साफ सफाई भी हो गई है काफी। जो आजकल की जनरेशन है, उन्हें रामलीला के बारे में पता ही नहीं है किस कारण पे होता है। उन्हें ये पता है कि बस मेले में जाना। उससे ये चीज पता लगेगी कि हमारी संस्कृति में पहले क्या था और क्या चल रहा है। सेना की बेशकीमती जमीन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमेशा सवालों में रहती थी, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, और ये संभव हुआ है घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब पर फिर घमासान मचा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीत मिश्रा ने औरंगजेब को महान शासक बता दिया। औरंगजेब के इस महिमा मंडन पर एबीवीपी ने आस्तीन चढ़ा ली है और प्रोफेसर के इस्तीफे की मांग को लेकर मुहिम छेड़ दी है। औरंगजेब की तरह वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब कुशल शासक था। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला औरंगजेब महान था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने एक सेमिनार में कुछ ऐसे ही बयान दिया है। बहुत राजा महाराज यहाँ के भी, महाराणा प्रताप जी का इतना हम लोग सुनते रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, अकबर है, वी है, बहुत सारे अच्छा राजा का याद रखते हैं। कुछ औरंगजेब की तरह वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। औरंगजेब और अकबर को लेकर दिया गया प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो घमासान छिड़ गया। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए। जमकर हंगामा हुआ, प्रोफेसर का पुतला फूंका गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। अभी तक बादल फटने, कुदरत के बाहरी तबाही मचाने की तस्वीरें उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से आती रही, लेकिन इस बार कुदरत का टारगेट पॉइंट देहरादून था। यहां बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। रात भर हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद
इससे हुई तबाही की तुलना 2013 में आई केदारनाथ आपदा से होने लगी। लौटते मॉनसून ने देवभूमि में फिर से तबाही की डरावनी कहानी लिखी है और इस बार बादलों की टारगेट पर उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ी नहीं बल्कि देहरादून था। इस हैरतअंगेज वीडियो ने देहरादून के स्थानीयों की नींद उड़ा दी। आसमान में छाए गुप्त अंधेरे के बीच कड़कड़ाती बिजली कोई एआई वीडियो नहीं बल्कि असली वीडियो है। बीती रात देहरादून के लोग ऐसी गर्जना सुनकर कांप उठे। रात को 11 बजे हमें एक बहुत जोरदार आवाज आई। पता चला हमारा पुल टूट चुका है। आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और फिर सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है बच्चे डर गए थे। देवभूमि में लौटते मॉनसून ने दिखाई तबाही की पिक्चर। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा और उसके बाद शुरू हो गया वहां जल तांडव। सहस्त्रधारा में टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। मंदिर परिसर में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा भी पानी में डूबी नजर आई। पानी का वेग इतना जबरदस्त था मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। इस तस्वीर को देखकर 2013 की केदारनाथ आपदा का डरावना मंजर याद आ गया। 12 साल पहले केदारनाथ में बादल फटा था और तबाही आई थी। अब वैसा ही मंजर केदारनाथ से करीब 250 किलोमीटर दूर देहरादून के सहस्त्रधारा में देखने को मिला। मंदिर के आसपास मौजूद बाजार, दुकानें, घर, होटल सब कुछ तमसा नदी के पानी की तेज धार में बह गए। कितनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। उसके पास में जितनी बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई और हिल गई है पूरी बिल्डिंग। और आसपास में जितनी बिल्डिंग है और यही सबसे बड़ी चिंता है। किसी एकाध होटल रिजॉर्ट पर कुदरत का क्रोध देखने को नहीं मिला बल्कि पूरे के पूरे इलाके में तबाही के निशान दिख रहे हैं। तमाम रिजॉर्ट जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे आज उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं। यहाँ इस नदी का इम्पैक्ट इतना है और इसमें जब दूसरी नदी मिलती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। शहर की गलियों में नदियों ने पनाह ले ली है। कई जगहों पर सड़कें गायब हो गईं। देहरादून हरिद्वार हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहां उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पूरा पुल बह गया। लगातार बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। पहले ही पलायन से गांव खाली हो चुके थे। अब जो लोग बचे हैं उनके सिर से भी छत आपदा ने छीन ली है। पौड़ी के पैठानी गांव में लोगों ने अपने आशियाने को आंखों के सामने गिरते देखा और अब एक बार फिर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। और फिर भैया फिर हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। जहाँ लोग घूमने जाते थे वो जगहें अब डेंजर जोन में बदल चुकी हैं। तपोवन, फनवैली, IT पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाका, इन सब जगहों पर नदियों ने अपना कब्जा कर लिया है। सामने नदी आप देखिए, नदी का जल स्तर कितना ज्यादा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, ये बाजार का रास्ता होता था लेकिन आज ये नदी का रास्ता बन चुका है। देहरादून की सोंग नदी ऐसी गरज रही है कि जान बचाने के लिए इस शख्स को बिजली के खंभे पर चढ़ना पड़ गया। इसे बचाने के लिए NDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और सुरक्षित बाहर निकाला। बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2 गांव के बीच पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। हाँ जी, ये सर 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की घटना है। उस टाइम गांव में कितना नुकसान हुआ है? गांव में उस साइड के गांव का तो तकरीबन काफी नुकसान हुआ। उस साइड में जी, पल्ली साइड में, करलीघाट साइड में। जो कालीघाट गांव है वो तो लगभग पूरा आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। अच्छा। मझाड़ा गांव का 1-2 घर टूटा है, बाकी सब अभी ठीक है। पूरा गांव पुल भी टूटा है क्या बीच में? पूरा पुल टूट गया। कहीं आसमान से आफत के रूप में बिजली गिर रही है तो कहीं पानी ने कब्जा कर लिया है। बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों को गिराने वाला बुलडोजर मलबे में दब गया है। अपनी जान पर खेलकर जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां से कुदरत की विनाश लीला की शुरुआत हुई।
ये वो क्षेत्र है जहाँ से इस पूरी आपदा की शुरुआत हुई। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो नदी आ रही है वहाँ ऊंचाई पर कहीं बादल फटा और उसके बाद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर लोगों के घर टूटे, रेस्टोरेंट, होटल जितने भी थे वो सब टूटे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच पूरा प्रदेश मुश्किल हालात से जूझ रहा है। ऐसे में सीएम धामी ट्रैक्टर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आधा सितंबर बीत चुका है। इस समय तक मॉनसून की वापसी हो चुकी होती है, पर कल रात के बाद देवभूमि में सब कुछ उजड़ गया है। सुरेंद्र डसीला, सी मीडिया, देहरादून। क्या मुनीर की टेरर आर्मी पहलगाम 2 करने की तैयारी कर रही है? क्या एक बार फिर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की प्लानिंग बना रहा है? बॉर्डर पर करीब 40 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पीओके में टेरर लॉन्चिंग फिर से एक्टिव हो गए। उधर जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी कमांडर ने सरेआम कबूल कर लिया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सवाल है कि क्या इसी बौखलाहट में आतंकी भारत में साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बार आतंक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम का कबूलनामा है ये, और इसे कबूलनामे से ज्यादा दहशतनामा कहना चाहिए। पाकिस्तान इन धमाकों की आवाज शायद ही कभी भूल पाएगा। पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को इन मिसाइलों की आग हमेशा जलाएगी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट अलग कर दी थी। उसी हेडक्वार्टर में मसूद अजहर का परिवार भी जहन्नुम पहुंच गया था। ये बात भारत ने पहले ही बता दी थी। अब तो मसूद के आतंकी कमांडर इलियास कश्मीरी ने भरे मंच से इस पर मोहर लगा दी है। आतंकी इलियास पीओके में दिए भाषण में भले ही चीख रहा हो, लेकिन उसके दिल में डर भयंकर था। जब तक वो मंच पर था, अपने इर्द गिर्द आतंकियों का सुरक्षा घेरा बना रखा था। 4 हथियारबंद आतंकी उसके बाईं ओर और 2 आतंकी उसके दाईं ओर खड़े थे। एक आतंकी उसके मंच के नीचे खड़ा था। ये साबित करता है कि जैश के आतंकियों में ब्रह्मोस मिसाइलों का खौफ अभी तक है। क्या भारत ने बॉर्डर पर फिर एक्टिव कर दी है ब्रह्मोस मिसाइलें? ऐसा करने की नौबत इसलिए आएगी क्योंकि बॉर्डर पार से भारत के खिलाफ फिर से नई आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी हो रही है। पीओके से 10 या 20 नहीं बल्कि 40 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। ये आतंकी जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला में घुसपैठ कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीओके में 7 से 8 लॉन्च पैड एक्टिव हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन बर्फबारी शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। अक्टूबर के बाद लगातार बर्फबारी जो है वो यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाती है और आतंकियों के जितने भी LOC के रूट्स हैं घुसपैठ के लिए वो पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ऐसे में फरवरी तक बर्फबारी जो है वो बॉर्डर के LOC के इन इलाकों में यहाँ पर रहती है। जो राजौरी, पुंछ के इलाके हैं, सुंदरबनी, नौशहरा और जो विभिन्न इलाके हैं, साथ साथ इसके इंटरनेशनल बॉर्डर भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में बाहर से आए आतंकियों ने 26 बेगुनाहों की बेरहमी से जान ली थी। उन्हें धर्म पूछकर मारा गया था, जिसके बाद घाटी में भी आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन चला था।